नमस्कार दोस्तों, सीटेट एग्जाम के लिए एक ऐसी कंप्लीट मैराथन वीडियो लेकर आया हूं जिसमें संपूर्ण एसएसटी को मात्र एक वीडियो में खत्म करूंगा। यह वीडियो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। अधिकतर क्वेश्चन एग्जाम में आपको सीधे तौर पर इसी वीडियो से देखने को मिलेंगे, क्योंकि कंप्लीट सिलेबस के हर टॉपिक के हर क्वेश्चन को इस वीडियो में कराऊंगा। जितने भी क्वेश्चन यहां पर कराऊंगा सभी क्वेश्चन पीवाईक्यू क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन से जितने भी क्वेश्चन आज तक अन्य प्रकार से एग्जाम में पूछे गए हैं वे सभी क्वेश्चन आपको यहां पर बता करके चलूंगा, ताकि एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप उस क्वेश्चन को कर सको। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, संगम साहित्य की रचना एवं संकलन किस नगर के सम्मेलन में की गई? राइट आंसर हो जाएगा मदुरई। मदुरई जो कि दक्षिण भारत के तमिलनाडु प्रदेश में पड़ने वाला एक मुख्य नगर है, जहां पर प्राचीन काल में संगम साहित्य की रचना एवं संकलन मदुरई शहर में हुआ था। अगला क्वेश्चन यहां पर कहता है, निम्नलिखित में से कौन से कथन बुद्ध के विषय में सही है? बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, सही दिया गया है। बुद्ध ने अपना उपदेश संस्कृत भाषा में दिया था, जो कि गलत है। किस भाषा में बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे? प्राकृत भाषा में दिए थे, ना कि संस्कृत भाषा में दिए थे। इसलिए बी स्टेटमेंट यहां पर गलत हो जाएगा। बी जिन जिन ऑप्शन में है वो सबसे पहले आप लोग काट दोगे। पहला भी कटेगा, दूसरा भी यहां पर कटेगा, तीसरा भी कटेगा, बचेगा आपका 4 वाला, जो कि इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ए सी डी, क्योंकि बी यहां पर गलत हो चुका है। और बुद्ध ने कहा था, बुद्ध ने लोगों के दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी थी, सही दिया गया है। बुद्ध मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वे अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। ये आपका सही दिया गया है, बी यहाँ पर गलत है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 4 ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, कथनों ए तथा बी को पढ़े तथा सही विकल्प चुने। अलाउद्दीन खलजी के शासन काल में भूराजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों द्वारा कर लगाने का अधिकार जारी रहा तथा उन्हें कर चुकाने की छूट दी गई। उनको कोई भी छूट नहीं दी गई थी, इसलिए बी यहाँ पर गलत हो जाएगा। पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा, ए सही है परंतु बी गलत। यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब पहला वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन से कथन मणिमेखलाई महाकाव्य के विषय में सही है? यह तमिल में लिखा गया है, बिल्कुल सही दिया गया है। यह सतनार नामक कवि द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। उसमें कोवलम तथा माधवी की बेटी की कहानी है, सही दिया गया है। यह लगभग 2500 वर्ष पूर्व लिखा गया है, जो कि गलत दिया गया है। यह लगभग आज से 1400 वर्ष पहले लिखा गया था। कब? 1400 वर्ष पहले लिखा गया था, ना कि 2500 वर्ष पहले। डी यहाँ पर गलत है। जिन जिन में डी लगा हुआ है वो सबसे पहले आप काटोगे यहाँ से, बचेगा आपका पहला वाला, जो कि इस क्वेश्चन का सही जवाब ए बी तथा सी यहाँ पर हो जाएगा। एनसीईआरटी के अनुसार एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई को करीब 1400 साल पहले सतनार द्वारा लिखा गया। इसमें कोवलम तथा माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थीं। उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली हैं। तो यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे मणिमेखलाई, जिसको सतनार द्वारा लिखा गया है, जिसमें कोवलम तथा माधवी की बेटी की कहानियों को बताया गया है। एक और आप यहाँ पर याद रखेंगे, उस ग्रंथ या महाकाव्य का नाम क्या है? शिल्पदिकारम। ये भी एग्जाम में अधिक से अधिक बार पूछा गया है, शिल्पदिकारम। शिल्पदिकारम जो है इसको इलांगो नामक कवि ने लिखा है। इसमें कोवलम नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता है, अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा, है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। शिल्पदिकारम जो कि लेखक कौन है या कवि कौन है इसका? इलांगो नामक, जो कि 1800 साल पहले लिखी गई थी। शिल्पदिकारम 1800 साल पहले लिखी गई थी। और जो अभी मैंने आपको क्या बताया है मणिमेखलाई, वो आपकी 1400 वर्ष पहले लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन कहता है, अहोम लोग वर्तमान के से आकर ब्रह्मपुत्र घाटी में बसे। तो ये म्यांमार से आकर के ब्रह्मपुत्र घाटी में बसे थे अहोम जनजाति के लोग। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, जल्दी से लाइक कर दो। और इस वीडियो का टारगेट यहाँ पर मैंने रखा है 1000 कमेंट का। सभी लोग मिल करके एक एक कमेंट करेंगे तो 1000 कमेंट इस वीडियो में पूरे हो जाएंगे।
चलिए बात करेंगे यहाँ पर इस क्वेश्चन की। प्रचारकों ने सेरमपोर में एक मिशन खोला, उस समय यह क्षेत्र निम्नलिखित में से किस कंपनी के अधीन था? कौन सा दोस्तों? सेरमपोर, ठीक है ना, किसके अधीन था यहां पर आपको बताना है। तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। पहला वाला यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं यहां पर अगले क्वेश्चन की। कहता है औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों का आदिवासियों की तरफ व्यवहार ऐसा था कि उनका जीवन उपनिवेश से पहले जैसा था वैसा ही चलता रहा। आदिवासी मुखियाओं ने अपने क्षेत्रों पर प्रशासनिक अधिकार बनाए रखा। आदिवासी मुखियाओं ने गांवों के समूहों पर मालिकाना अधिकार बनाए रखा। वन उत्पाद पर अधिकार आदिवासी लोगों के पास ही रहे। इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाएगा आदिवासी मुखियाओं ने गांव के समूह पर मालिकाना हक या अधिकार बनाए रखा था। कब? औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों का आदिवासियों की तरफ व्यवहार ऐसा था। कैसा था दोस्तों? आदिवासी मुखियाओं ने गांव के समूह पर मालिकाना अधिकार बनाए रखा था। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, जो कि मिलान से संबंधित क्वेश्चन है। यहां पर आपको मिलान करना है, ठीक है ना। तो चलिए आपको बताता हूं इस प्रकार के मिलान वाले क्वेश्चन एग्जाम में आप लोग कैसे सोल्व करोगे। तो सोल्व करने का एक तरीका होता है, अगर आपको एक या दो का यहाँ पर मिलान करना आता है तो पूरा क्वेश्चन आपका यहाँ पर सोल्व हो जाएगा। जैसे कलकत्ता मदरसा है ना, कलकत्ता मदरसा, इसका आपको करना है मिलान। कलकत्ता मदरसा जो कि 1781 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ए का यहाँ पर सेकंड के साथ जाएगा। ए का सेकंड किस में है? सिर्फ और सिर्फ दूसरे में दिया गया है, तो दूसरा वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। और वहीं मैं बात करूं बनारस संस्कृत कॉलेज की, इसकी स्थापना 1791 में हुई थी। कब हुई थी? 1791 में। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 में, वुड्स डिस्पैच 1854 में। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का यहाँ पर मिलान हो जाएगा। यहां पर बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। गुलामगिरी एक पुस्तक जिसका अर्थ गुलामी, किसने लिखी थी? तो यह क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, मैंने आपको कई बार बताया है। गुलामगिरी का लेखक कौन है? ज्योतिबा फूले जी हैं। ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी पुस्तक लिखी है। और एक इनकी पुस्तक याद रखना, काश्तकार का चाबुक। काश्तकार का चाबुक भी पुस्तक ज्योतिबा फूले ने ही लिखी है। जो गुलामगिरी किताब है ये अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा वाले लोगों को समर्पित करी गई है ज्योतिबा फूले के द्वारा। और ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में की है। आपको पता होना चाहिए, जहां से एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है। तो ज्योतिबा फूले यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है जो कि किससे संबंधित है? यहाँ पर क्वेश्चन आपका संबंधित है राष्ट्रीय कला की छवि के संदर्भ में। राष्ट्रीय कला की छवि के संदर्भ में बंगाल में राष्ट्र कलाकारों का एक नया समूह अविंद्रनाथ टैगोर के इर्द गिर्द जुटने लगा। इस समूह के कलाकारों ने रवि वर्मा की कला को नकल आधारित और पश्चिमी रंग ढंग की कहकर खारिज कर दिया और ऐलान किया कि इस तरह की शैली राष्ट्र के प्राचीन मिथकों और जनश्रुतियों को चित्रित करने के लिए उपयुक्त नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, दोनों सही है और सही व्याख्या यहाँ पर करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि यहाँ पर एक लंबा सा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा, उसी के आधार पर दोहे का व्याख्या करके आपको अर्थ यहाँ पर निकाल कर इस क्वेश्चन को बताना पड़ेगा। चलिए बताता हूं। पंडित देखो मन में जानी, कहूं धो छूती कहां से उपजी, तवहीं छूती तुम मानी, एक ही पाट सकल बैठाई, धूती लेत धो काकी, छूती ही जेवन छूती ही अंचवन छूतही जग उपजाया, कहे कबीर ते छूती विवरजती जाके संग नमाया। तो ये कबीर का दोहा है। किसका? कबीर का दोहा है, क्योंकि कबीर का नाम यहाँ पर दिया गया है। आपके विचार में शिक्षक को इस दोहे की व्याख्या छात्रों के समझ किस प्रकार करनी चाहिए? पवित्रता तथा अपवित्रता की अवधारणा जन्म से ही विरासत में मिलती है। ये तो आप अगर बच्चों के सामने ये कहोगे कि पवित्रता या अपवित्रता की धारणा जन्म से ही मिलती है, तो बच्चों में यहाँ पर भेदभाव उत्पन्न हो सकता है, इसलिए पहला वाला यहाँ पर नहीं होगा।
पवित्रता तथा अपवित्रता कार्य की प्रकृति से निर्धारित होते हैं, ऐसा भी नहीं बताओगे। अप्रस्तुतता का विचार एक सामाजिक रचना है और हमारे विचारों और धारणाओं से निर्धारित होती है। ये बात कहीं ना कहीं सही लग रही है। सामाजिक समूह के बीच विषमता समाज को क्रियाशील बनाए रखने में नहीं, गलत है। विषमता हमारे समाज को कैसे निर्णायक भूमिका नहीं निभाती बल्कि भेदभाव कराती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा थर्ड वाला। अप्रस्तुतता का जो विचार आता है जो कि ये सामाजिक रचना की देन है ना, हमारे विचारों और धारणाओं से निर्मित होता है अप्रस्तुतता का विचार। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका थर्ड वाला हो जाएगा। उसी से संबंधित यह कथन है, अप्रस्तुतता से, है ना, पवित्रता और अपवित्रता से संबंधित यह कथन है, ठीक है ना। चलिए आइए बात करेंगे यहाँ पर अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में मध्य मार्गियों के नेता के रूप में आप निम्नलिखित में से किन विधियों को अपनाते हैं। मध्य मार्गी नेता से एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोग NCERT के अनुसार इसको पढ़ लेना। अंग्रेजी सामान का बहिष्कार और अंग्रेजी संपत्तियों पर हमला करना, ब्रिटिश विरोधी बैठकों में स्वशासन की बहस करना, भारतीयों पर ही रहे अन्याय की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए शासकों से याचना करना, चित्तगोंग में विद्रोह का आयोजन करना। राइट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पर बिल्कुल आपका हो जाएगा, भारतीयों पर हो रहे अन्याय की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए शासकों से याचना करते थे, है ना, मध्य मार्गी जो कांग्रेस के नेता थे। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल जो भारत ने स्वतंत्रता के बाद अपनाया वह किन से बना था। किन से बना था मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल। आधुनिक एवं परंपरागत उद्योग, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र, कृषि उद्योग, विदेशी एवं घरेलू निवेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र से मिलकर के बना था मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों कहता है, निम्नलिखित महाद्वीपों को आकार के अवरोही क्रम में लिखिए। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका। सही विकल्प का चुनाव आपको यहाँ पर करना है। किस क्रम में लगाना है आपको? अवरोही। अवरोही क्रम एक होता है और एक होता है आरोही क्रम, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है, वो भी अवरोही क्रम में बताना है। कैसा बताना है? अवरोही क्रम में आपको यहाँ पर बताना है। तो अवरोही क्रम के अनुसार अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका और यूरोप इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो आपका क्या है दोस्तों, जो आपका अफ्रीका है, अफ्रीका मतलब कि आकार में आपसे पूछा है ना, आकार में अफ्रीका बड़ा है, उसके बाद उत्तरी अमेरिका आता है, फिर उसके बाद दक्षिण अमेरिका आता है, फिर अंटार्कटिका और लास्ट में यूरोप आता है। यहाँ पर एशिया नहीं दिया गया है ना। अगर एशिया दिया रहता तो एशिया आपका पहले नंबर पे आता, क्योंकि एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप होता है। इसलिए राइट आंसर आपका यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बात करेंगे यहाँ पर अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, दक्षिण ध्रुव वृत्त अवस्थित है। तो कितना है दक्षिण ध्रुव वृत्त? कितना है आपका दक्षिण ध्रुव वृत्त? यह है 66.5 दक्षिणी गोलार्ध में। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पर सेकेंड वाला हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए जो विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त या जिसको भूमध्य रेखा के नाम से भी इस रेखा को जानते हैं, जो कि 0 अक्षांश पर स्थित होती है, इसके ऊपर रेखा होती है कर्क, जिसका मान होता है 23.5 डिग्री। कितना होता है? 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में होता है मान कर्क रेखा का, और वही मकर रेखा का मान भी 23.5 डिग्री होता है, परंतु ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होती है। और नीचे आपका दक्षिण ध्रुव वृत्त होता है जो कि 66.5 का होता है, और ऊपर आपका उत्तरी ध्रुव वृत्त होता है जो कि 66.5 का होता है। इतना आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोग कर लेना। मैंने आपको हमेशा ही बताया है, एक क्वेश्चन आपको ग्रीनिच के टाइम से देखने को मिलेगा, आपको समय पूछा जाएगा कितना बजा होगा, ठीक है ना। तो उसी से संबंधित यह क्वेश्चन है, पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनिच में रात के 12 बजते हैं तब ग्रीनिच में 15 डिग्री पश्चिम में समय होगा। आपको मैंने एक बात हमेशा बताई थी, 3 बातें याद रखना इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। 1 डिग्री में मैंने आपको 4 मिनट बताए थे,
अगर टाइम आपसे पूरब का पूछा जाए, पूरब का टाइम ग्रीनविच के टाइम से हमेशा आगे होता है। कैसा होता है? आगे होता है। अगर आपसे पश्चिम का टाइम पूछा जाए, पश्चिम का टाइम ग्रीनविच के टाइम से हमेशा पीछे होता है। ये तीन चीजें आपको हमेशा याद रखनी है। इसी से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, तीन चीजों के जरिए। 1 डिग्री में 4 मिनट, पूरब का टाइम ग्रीनविच के टाइम से आगे होता है और पश्चिम का टाइम ग्रीनविच के टाइम से पीछे होता है। अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में कहा गया 24 घंटे में पृथ्वी जो है वो 360 घूमती है, तो 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। तो 15 पश्चिम में, मतलब कि ये डिग्री यहां पर दिया गया, 15 डिग्री पश्चिम में समय क्या होगा, तो आपको यहां पर बताना है। ठीक है ना? तो 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है, 15 डिग्री पश्चिम आपको यहां पर दिया गया। पश्चिम का टाइम हमेशा कैसा होता है? पीछे होता है। 15 डिग्री में 1 घंटे लगता है, तो 15 डिग्री में यहां पर भी आपका 1 घंटा लगेगा, यानी कि 1 घंटा पीछे टाइम होगा। 1 घंटा पीछे टाइम दोस्तों यहां पर हो जाएगा। 12 यहां पर बजे हुए हैं, रात के 12, रात के 12 बजे हुए हैं। तो रात के 12 बजे में से 1 घंटा आप लोग पीछा करोगे तो रात के 11 बजेंगे, है ना? रात के 11 बजेंगे। तो रात के 11 बजे का मतलब क्या होता है दोस्तों? 12, अगर रात के 12 बजते हैं तो 12 बजे एएम लिखा जाता है ना? एएम लिखा जाता है। वहीं 1 घंटा पीछे आप लोग करोगे तो 11 पीएम यहाँ पर हो जाएगा, है ना? यानी कि अपराह्न हो जाएगा। 11 बजे अपराह्न यहाँ पर टाइम आपका हो जाएगा, यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली यहाँ पर बात नहीं थी। अगर आप लोग नहीं कर पाते हो सोल्व तो दूसरा तरीका यहाँ पर आपको बताता हूँ। 15 डिग्री आपसे पूछा है, कोई दिक्कत नहीं, बाकी यहाँ ये वाला आप सब कुछ छोड़ दो। ठीक है ना? 15 डिग्री आपसे पूछा है, 1 डिग्री में मैंने आपको 4 मिनट बताए हैं ना, तो 15 डिग्री में कितने मिनट होंगे? तो 60 मिनट होंगे। 60 मिनट का मतलब होता है आपका 1 घंटा, है ना? तो पश्चिम यहाँ पर दिया गया, पश्चिम का टाइम मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, पीछे होता है। तो रात के 12 बजे हैं, तो रात के 12 बजे हैं तो 1 घंटा इसमें पीछे आप करोगे ना, तो रात के 11 बजेगा, है ना? 11 पीएम हो जाएगा और 12 एएम होता है, आपको पता होना चाहिए। तो राइट आंसर इसलिए यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आइए आगे यहाँ पर बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? उष्णकटिबंधीय घास का मैदान आपको यहाँ पर बताना है। मध्य एशिया स्टेपी, दक्षिण अफ्रीका वेल्ड, अर्जेंटीना पैम्पास, ब्राजील कंपोस। तो जो ब्राजील का कंपोस है, वेनेजुला का लानोस है, ये आपके उष्णकटिबंधीय में आते हैं। ठीक है ना? ये आपके उष्णकटिबंधीय में आते हैं। आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों कहता है, लद्दाख के बारे में निम्न कथन पर विचार कीजिए। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था। लद्दाख एक ठंडा मरुस्थल अथवा रेगिस्तान है, बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है ना? ए यहाँ पर सही दिया गया है। लद्दाख कम ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक ठंडी तथा शुष्क है। क्या लद्दाख कम ऊंचाई पर है? नहीं दोस्तों, कम ऊंचाई पर नहीं, ये अधिक ऊंचाई पे है। लद्दाख जो है ना, ये अधिक ऊंचाई पे स्थित है। यहाँ पर ये लिखा है कम ऊंचाई पर, कम ऊंचाई के कारण यहाँ पर गलत हुआ है, बल्कि लद्दाख अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ पर जो जलवायु है वो ठंडी तथा शुष्क होती है। यहाँ पर आपका बी गलत हो जाएगा, क्योंकि कम ऊंचाई की यहाँ पर बात करी गई है। बी आपका गलत है। बी जिन जिन में लगा हुआ है वो आपका गलत हो ही जाएगा। लद्दाख में उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है, ये सही बात है। ए एंड सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ए एंड सी, ए तथा सी बिल्कुल सही हो जाएंगे इस क्वेश्चन में। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये भी आप लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि हमेशा ही एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना? पृथ्वी की परत और उसके मूल तत्व यानी कि किस खनिज से मिलकर के बने होते हैं, यहां पर आप लोग समझ लोगे एक बार में। महासागरीय परपटी, महाद्वीपीय सहंती, कोर या क्रोड। तो मैंने आपको दोस्तों क्या बताया था, जो महाद्वीपीय सहंती जिसको परपटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऊपर वाली होती है उसको परपटी बोलते हैं, जो कि सिलिका एंड एल्यूमिना से बनी होती है, इसलिए इसको यहाँ पर सियाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सियाल के नाम से जाना जाता है। सिलिका एंड एल्यूमिना के नाम से इसको जाना जाता है। इसको थोड़ा अलग तरीके से लिखने का प्रयास यहाँ पर करता हूँ, ठीक है ना, इसको हटा के। तो सियाल से बनी होती है Si+Al। अब आप लोग समझ जाओगे, सिलिका एंड एल्यूमिना से मिलकर के बनी होती है महाद्वीपीय सहंती, जो ऊपरी वाली परत होती है ना, परपटी, और महासागर परपटी
किससे मिलकर बनी होती है? सिलिका मैग्नीशियम से बनी होती है। सिलिका मैग्नीशियम वाली परत यानी कि महासागरीय परपट्टी का दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है सीमा, है ना, सीमा बोलते हैं। SIM, सिलिका एंड मैग्नीशियम से बनी होती है। और इसका नाम मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँ, जिसको बोलते हैं मेटल। क्या बोलते हैं? इसी परत को मेंटल के नाम से जानते हैं, जो कि दूसरी परत होती है। वहीं क्रोड जो कि अंतिम परत होती है, जिसे निफे, जो कि निफे से मिलकर बनी होती है, NIFE, निफे, निकिल एंड फेरस, निकिल एंड लोहा इस क्वेश्चन में यहाँ पर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर मिलान करना था। मैंने आपको यहाँ पर बताया, क्या बताया? क्रोड का मिलान होगा निकिल व लोहा के साथ, ठीक है ना। यहाँ पर आपसे पूछा युग्म सही सुमेलित है, तो यहाँ पर सी वाला सुमेलित सही दिया गया है। सी वाला कैसा दिया गया? सही सुमेलित दिया गया है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन में केवल और केवल सी हो जाएगा, है ना, सी हो जाएगा। बाकी आपके यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि महाद्वीपीय संधि का मिलान सिलिका एल्यूमिना के साथ होगा, परपट्टी का मिलान, महासागरीय परपट्टी का मिलान सिलिका एंड मैग्नीशियम के साथ होगा। यहाँ पर सिर्फ सी वाला सही दिया गया है, इसलिए राइट आंसर केवल सी हो जाएगा। आगे यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन को कराने से पहले मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने आपसे कहा था कि इस वीडियो में ना 1000 कमेंट आप लोग पूरे करोगे। कितने कमेंट? 1000 कमेंट इस वीडियो में होने चाहिए, ठीक है ना। तो जल्दी से इस वीडियो में आप लोग कमेंट करो, ठीक है ना, और वीडियो को लाइक भी कर देना। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा मौसमी पवनों का उदाहरण है? मौसमी पवनों का उदाहरण है। भारत की मानसूनी पवनें, भारत के उत्तरी मैदानों की लू, पूर्वी पवनें या पश्चिमी पवनें? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा भारत में जो मानसूनी पवनें हैं वही तो आपकी मौसमी पवनें कहलाती हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन आपका दिया गया है, जो कि पेडागोजी से आप लोग कह सकते हो, है ना, पेडागोजी से संबंधित यहाँ पर आपका क्वेश्चन है। भूगोल की कक्षा के पश्चात विद्यार्थी द्वारा जल पर बनाए गए कथन ABC को पढ़िए। विद्यार्थी ए, जब तेज वायु सागर के पूरे सतह पर जल को रगड़ती है तब तरंगें उत्पन्न होती हैं। विद्यार्थी बी, तेज वायु चलने पर सुनामी उत्पन्न होती है। विद्यार्थी सी, ज्वार भाटा तरंगों के प्रकार हैं। तो यहाँ पर आपका कौन सा सही होगा? तो इस क्वेश्चन में जो सही होगा वो केवल और केवल ए यहाँ पर सही होगा, ठीक है ना। ये आपके दोनों यहाँ पर गलत दिए गए हैं। तेज वायु के चलने से सुनामी नहीं आती है, ज्वार भाटा तरंगों के कोई प्रकार नहीं होते हैं, ठीक है ना। तरंग आपकी पी प्रकार की होती है, एस प्रकार की होती है ना, प्राथमिक द्वितीयक होती हैं आपकी तरंगें। तो यहाँ पर ये गलत है और बी भी गलत है। पहला वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थी ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, इनमें से कौन सा उद्योग बेल्ट में विकसित हुआ? भेड़ पालन के कारण ऊनी उद्योग, याक पालन के कारण ऊनी उद्योग, ऊंट पालन के कारण चमड़ा उद्योग, गेहूं उत्पादन के कारण कृषि आधारित उद्योग? यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भेड़ पालन के कारण ऊनी उद्योग, ठीक है ना, बेल्ट में विकसित हुआ। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन कहता है, कथन ए और बी पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। कोलार की खानें विश्व की गहरी खानों में से हैं, जो अयस्क के खनन को बहुत खर्चीली प्रक्रिया बनाती हैं। कर्नाटक में सोने के निक्षेप हैं। कर्नाटक, ठीक है ना, कर्नाटक में किसके निक्षेप बताए गए? सोने के निक्षेप बताए गए हैं। तो इस क्वेश्चन में राइट आंसर आपके दोनों हो जाएंगे। तो दोनों यहाँ पर इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएंगे। आगे यहाँ पर क्वेश्चन कहता है, बायोगैस और ईंधन में समान लक्षण क्या है? इन दोनों में कॉमन फीचर्स क्या है? बायोगैस एंड फायरवुड यानी कि ईंधन वाली लकड़ी में। तो इनके जो सामान्य लक्षण होते हैं वो आपको बताने हैं। दोनों को बनने में लगभग समान समय लगता है। दोनों गैर परंपरागत के स्रोत हैं। दोनों हरित गृह प्रभाव का कारण बन सकती हैं। दोनों की बनने की प्रक्रिया में समान प्रकार के सह उत्पाद बनते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा दोनों हरित गृह प्रभाव का कारण बनते हैं, बायोगैस भी और ईंधन भी, ठीक है ना। दोनों आपके परंपरागत नहीं है। बायोगैस आपका कोई परंपरागत नहीं है, इसको नवीकरण में रखा जाता है। वहीं जो ईंधन है ये आपका परंपरागत है, ठीक है ना। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर थर्ड वाला हो जाएगा। चलिए आइए बात करेंगे यहाँ पर अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, कहता है निम्नलिखित में से
कौन सी विशेषता गहन निर्वाह कृषि से संबंध है? गहन निर्वाह कृषि से संबंध है। आपको पता होना चाहिए जो गहन निर्वाह कृषि की जाती है यह जनसंख्या वाले क्षेत्र में की जाती है। कहाँ पर? जनसंख्या वाले क्षेत्र में की जाती है, और जहाँ की जो भूमि होती है वो उपजाऊ होती है, वहां पर यह कृषि की जाती है। ठीक है ना, मतलब कि मैदानी क्षेत्र में यह कृषि आपकी की जाती है, आपको पता होना चाहिए। जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, इस प्रकार की फसलें उगाई जाती है मुख्य तौर पर। अब आते हैं क्वेश्चन पर। छोटे भूखंड और साधारण औजारों के द्वारा की जाती है। संघन जनसंख्या वाले क्षेत्र यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जनसंख्या वाले क्षेत्र में यह कृषि की जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर बी वाला आपका सही होगा। अर्ध शुष्क क्षेत्र में क्या यह कृषि की जाती है? अर्ध शुष्क अगर होगा क्षेत्र तो वहां पर गहन निर्वाह कृषि नहीं की जा सकती है, क्योंकि गहन निर्वाह कृषि उत्तरी मैदान में की जाती है, जहां पर आपकी नदियां होती हैं, मृदा उपजाऊ होती है, वैसे वाले क्षेत्र में यह कृषि की जाती है, ना कि अर्ध शुष्क। यहाँ पर लिखा है अर्ध शुष्क वाले क्षेत्र में, तो क्या अर्ध शुष्क यहाँ पर इस क्वेश्चन में सही होगा? तो अर्ध शुष्क वाले क्षेत्र हो सकते हैं आपके, सम्मिलित हो सकते हैं। अधिक धूप वाले दिनों में युक्त जलवायु, नहीं, अधिक धूप इसकी जरूरत नहीं पड़ती है यहाँ पर। ठीक है ना, तो डी आपका यहाँ पर सही नहीं होगा। ए बी सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए बी सी, छोटे भूखंड और साधारण औजारों के द्वारा की जाती है यह खेती। आगे यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है जो कहता है निम्नलिखित में से क्या विविधता नहीं बल्कि असमानता का उदाहरण है? आपको असमानता का उदाहरण बताना है, ना कि विविधता का। धर्म का अंतर, मातृभाषा का अंतर, आर्थिक स्तर का अंतर, खाद्य संबंधित आदतों का अंतर। तो धर्म का अंतर आपका विविधता होता है, मातृभाषा का अंतर भी विविधता होता है, खाद्य संबंधित आदतें भी अलग अलग हो सकती हैं, ये भी विविधता होता है, बल्कि आर्थिक स्तर सभी लोगों के अलग हो सकते हैं, कोई गरीब है कोई अमीर है, ये आपका असमानता है। क्या है? असमानता है। तो थर्ड वाला इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन कहता है पूर्वाग्रह का अर्थ होगा। पूर्वाग्रह का अर्थ होगा, क्या अर्थ होगा? लोगों के बारे में नकारात्मक राय बनाना भी होता है, लोगों को हीनता की दृष्टि से देखना भी होता है, लोगों को एक छवि में बांधना भी हो सकता है। तो ए बी सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, परंतु सी आपका यहाँ पर 3 नहीं है, लेकिन ए एंड बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए बी, यानी कि सेकेंड वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों लोगों को एक ही छवि में बांध देना तो आपका रूढ़िवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? रूढ़िवाद धारणा आपकी कहलाती है। आपको बताना है पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह जो कि नकारात्मक राय बनाता है, हीनता या बिल्कुल बेइज्जती वाली नजर से देखता है। ठीक है ना, तो ए भी इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। सी वाला जो कि रूढ़िवाद धारणा से संबंधित था। चलिए आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कानून भारतीय संसद द्वारा पारित नहीं किया गया है? राजद्रोह का कानून, घरेलू हिंसा अधिनियम, स्ट्रीट वेंडर्स पथ विक्रेता अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा राजद्रोह, है ना। राजद्रोह का एक्ट संसद द्वारा पारित नहीं किया गया है। घरेलू हिंसा 2006 में पारित किया गया है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो कि 2005 में इसको लागू किया गया है। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए ये कोई आपका राजद्रोह कानून संसद के द्वारा नहीं पारित किया गया है। आगे क्वेश्चन यहाँ पर कहता है निम्नलिखित को पढ़िए। एक राज्य को जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर के वितरण से संबंधित विवाद, दो राज्यों के बीच विवाद का मामला है। नदी के जल के बंटवारे से संबंधित विवाद, दो राज्यों के बीच का विवाद मामला है। सही उत्तर का चयन करें, केवल ए बी दोनों गलत। आपको यहाँ पर बताना क्या है दोस्तों? बताना क्या है आपको? जैसे एक राज्य को जीएसटी के वितरण से संबंधित विवाद, दो राज्यों के बीच विवाद का मामला है, तो ये राज्यों के मामले यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे दो राज्यों के बीच नदी के जल के बंटवारे भी हो सकते हैं, ये भी बात आपकी यहाँ पर सही हो जाएगी, है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके क्या हो जाएंगे? केवल और केवल बी यहाँ पर आपका हो जाएगा। बी वाला हो जाएगा। नदी के जल के बंटवारे दो राज्यों के बीच का विवाद मामला है, ये बात तो सही है। ठीक है ना, एक राज्य को जीएसटी वितरण से संबंधित विवाद, दो राज्यों, ये विवाद जीएसटी का विवाद नहीं हो सकता है, ये यहाँ पर बात गलत है। जैसे नदियों का बंटवारा से संबंधित विवाद हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
आगे यहाँ पर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली भारत के शहरों के प्रवासी मजदूरों को दर्शाती है? संगठित कार्य बल ये नहीं दर्शाती है। लेबर चौक, भूमालिक, प्रशिक्षित तकनीशियन, तो लेबर चौक है ना, लेबर चौक, लेबर चौक यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लेबर चौक उस स्थान को कहते हैं जहां पर लेबर जो मजदूर होते हैं वो इकट्ठा होते हैं अपनी मजदूरी करने के लिए, है ना। तो राइट आंसर यहाँ पर बी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन कहा गया व्हाट इज पुटिंग आउट सिस्टम, दादन व्यवस्था क्या है? तो यह क्वेश्चन आप लोगों को मैंने हमेशा ही बताया है, मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना, क्योंकि एग्जाम में आपको हमेशा ही देखने को मिला है। दादन व्यवस्था, दास व स्वामी के बीच की व्यवस्था, व्यापारी व बुनकर के बीच की व्यवस्था, है ना। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, एन अरेंजमेंट बिटवीन द मर्चेंट एंड वीवर्स, है ना। जो बुनकर होते हैं ना, बुनकर और व्यापारी के बीच की व्यवस्था को आपको दादन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। जो व्यापारी होता है वो कच्चे माल को लाता है और वो बुनकर को देता है, बुनकर उस माल को तैयार करता है, पुनः बुनकर व्यापारी को माल दे देता है, व्यापारी उसके बदले में कुछ कुछ धन दे देता है बुनकर को। तो यही आपकी दादन व्यवस्था कहलाती है, आप लोग समझ चुके होंगे। राइट आंसर यहाँ पर सेकेंड वाला हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन कहता है भारत में लोकतंत्र पर निम्न कथनों को पढ़िए। लोकतंत्र पर, डेमोक्रेसी के बारे में आपको यहाँ पर सही कथन बताना है। क्या होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर? लोकतंत्र मुक्त एवं निष्पक्ष चुनाव पर आधारित होना चाहिए, बिल्कुल सही है। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जनता द्वारा चुने गए व्यक्ति के पास ही होना चाहिए, सही है। तो दोनों यहाँ पर आपके कैसे होंगे? क्या दोनों आपके यहाँ पर इस क्वेश्चन में सही होंगे? तो बिल्कुल बिल्कुल आपके यहाँ पर दोनों कैसे हो जाएंगे? दोनों सही यहाँ पर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है रोनित के अंकल चाहते हैं कि वह अधिक अंक अर्जित करे ताकि उसके पास नौकरी प्राप्त करने के अच्छे अवसर हों। लक्ष्मी लकड़ा 27 वर्षीय भारतीय रेलवे में पहली महिला इंजन चालक बनी थी। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन रूढ़िबद्ध धारणाओं को तोड़ने के उदाहरण के रूप में प्रयोग कर सकते हैं? तो तोड़ने का काम सिर्फ महिला ने ही किया है, क्योंकि वो पहली महिला इंजन चालक बनी थी, है ना, बनी थी। तो इसने रूढ़िबद्ध धारणाओं को तोड़ने की बात कही है। अक्सर लड़कियों के प्रति रूढ़िबद्ध धारणा क्या होती है? वे मृदु स्वभाव की होती हैं, बच्चे का पालन पोषण करने वाली होती हैं, खाना पकाने वाली होती हैं। तो ये रूढ़िबद्ध धारणा है, परंतु महिला एक अच्छी चालक भी हो सकती है, जो कि रूढ़िबद्ध धारणा को तोड़ने का उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। तो केवल और केवल भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन कहता है भारत में स्वास्थ्य के अधिकार को किस मौलिक अधिकार के प्रकार के रूप में मान्यता प्राप्त है? राइट आंसर हो जाएगा जीवन, जीवन के अधिकार, अनुच्छेद 21 में आता है। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की। यहाँ पर कहता है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व स्थापित करना चाहते हैं राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र, कल्याणकारी राज्य या पुलिस राज्य। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सही आंसर इस क्वेश्चन में आपको बताना है। तो राजनीतिक लोकतंत्र भी हो जाएगा, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र भी हो जाएगा, कल्याणकारी राज्य भी हो जाएगा, पुलिस राज्य यहाँ पर नहीं होगी। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व स्थापित करना चाहते हैं, है ना। तो ये वाले आपके हो जाएंगे। चलिए आइए बात करेंगे यहाँ पर अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है भारत के उच्चतम न्यायालय का मुखिया कौन होता है? उच्चतम सुप्रीम कोर्ट का जो मुखिया होता है ना, वो कौन होता है आपको यहाँ पर बताना है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं कौन? भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन कहता है मध्याह्न भोजन कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य था तमिलनाडु, है ना। तमिलनाडु पहला भारतीय राज्य था जहां पर मध्याह्न भोजन वाली योजना चलाई गई थी सबसे पहले। क्वेश्चन कहता है सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। सामाजिक विज्ञान में आकलन का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? इसका मुख्य उद्देश्य होता है विद्यार्थियों को ग्रहण क्षमता तथा अधिगम को समझने और उनकी जीवांत वास्तविकताओं के जोड़ने को आंकना, है ना। राइट आंसर यहाँ पर सेकेंड वाला आपका हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है जो कहता क्या है निम्न में से कौन से प्रश्न अधिगमकर्ता के विश्लेषण कौशल का आकलन करते हैं? किसका?
विश्लेषण कौशल का आकलन यहाँ पर करते हैं, वह वाला आपको कथन यहाँ पर बताना है। सहारा रेगिस्तान में लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, क्या ये विश्लेषण कौशल की बात करता है? नहीं, ठीक है ना। वैसे आपको बताना चाहूँ, सहारा के जो लोग पहनते हैं कपड़े वो भारी वस्त्र पहनते हैं। सहारा रेगिस्तान में दिन में बहुत गर्मी होती है, तब भी लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। ऐसा क्यों होता है? कारणों व उपयुक्त उदाहरणों द्वारा स्पष्ट करें। यह आपका विश्लेषण कौशल का आकलन करता है, भी यहाँ पर सही होगा। आज का सहारा कभी हरा भरा मैदान इलाका हुआ करता था। इस तर्क की सच्चाई की जांच आप कैसे कर सकते हैं, ये भी आपका विश्लेषण यहाँ पर करता है। तो बी सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आपको यहाँ पर यह भी पता हो गया होगा, जो सहारा रेगिस्तान है आज से पहले एक जमाने में ये हरा भरा मैदान हुआ करता था। क्यों हरा भरा मैदान हुआ करता था? क्योंकि सहारा की गुफाओं से जो प्राप्त चित्र हैं उसमें जानवर जैसे भेड़, बकरी, शेर, हाथी, मगरमच्छ, ये सब चित्र दर्शाए गए हैं, जिस आधार पर इतिहासकार कहते हैं कि एक समय में सहारा रेगिस्तान हरा भरा मैदान हुआ करता था। आगे बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। आगे क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, निम्न में से कौन से प्रश्न अधिगमकर्ता के संप्रतियों को प्रयोग में लाने के कौशल का आकलन करते हैं? संप्रतियों को, है ना, प्रयोग में लाने का यहाँ पर आकलन करते हैं। आपको बताना है क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। तटों का निर्माण कैसे होता है? मनुष्य अपने आसपास के वातावरण में कैसे बदलता है? अपने अवलोकन के उदाहरण दीजिए। यह प्रयोग में लाने का आकलन यहाँ पर करता है संप्रत्य का, है ना। ये आपका बी सही यहाँ पर दिया गया है। जब छोटे किसान कर्ज में डूब जाते हैं तो आपके अनुसार सरकार उनकी सहायता के लिए क्या कर सकती है? चर्चा कीजिए। ये भी आपका संप्रत्यों को प्रयोग में लाने की कौशल का आकलन करता है। तो बी सी यहाँ पर भी आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बात करेंगे यहाँ पर अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका आ चुका है। क्वेश्चन यहाँ पर आपका कहता है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रूब्रिक्स। रूब्रिक्स के बारे में आपको निम्न कथन को पढ़ के आंसर बताना है, कौन सा यहाँ पर सही होगा। ये आकलन में विश्वसनीयता को बढ़ा देते हैं रूब्रिक्स। ये आकलन में पारदर्शिता को बढ़ा देते हैं। ये आकलन में व्यक्तिपरकता को घटा देते हैं, सही है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 4 वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, रूब्रिक्स के बारे में। आगे क्वेश्चन कहता है, एक परियोजना कार्य में आकलन किया जा सकता है। कैसे आकलन किया जा सकता है दोस्तों? तो मौखिक प्रदर्शन द्वारा भी किया जा सकता है, लिखित रिपोर्ट द्वारा भी किया जा सकता है। दोनों इस क्वेश्चन के राइट आंसर यहाँ पर हो जाएंगे। आगे यहाँ पर क्वेश्चन आपका आ चुका है, जो कि कहता है द्वितीयक स्रोत के रूप में माना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन प्राथमिक स्रोत या द्वितीयक स्रोत से अवश्य रूप से देखने को मिलेगा पेपर में। तो जो प्राथमिक स्रोत होता ना, फर्स्ट सोर्स, प्राथमिक यहाँ लिख दूं आपकी सुविधा के लिए। प्राथमिक आपका होता है प्रत्यक्ष, जैसे लोगों की डायरियां हो गई, आत्मकथा हो गई, आंखों देखा गया घटना हो गया, वो आपका प्राथमिक में आता है। वहीं द्वितीयक किसी चीज का संग्रह करना, जानकारी को इकट्ठा करना, संग्रह करना, विश्वकोश से लिखना, है ना, ये आपका क्या होता है? द्वितीयक होता है ना, जिसका संग्रह करना वही आपका द्वितीयक होता है। समाचार पत्र में प्रकाशित एक किताब की समीक्षा करना आपका द्वितीयक होता है। विभाजन के उत्तरजीवी की आम बीती आपकी प्राथमिक हो जाएगी। किसी व्यक्ति की जो आप बीती होती है ना, वो आपकी प्राथमिक में आती है ना। यूक्रेन युद्ध में बमबारी के चित्र, ये आपके प्राथमिक हो जाएंगे। राजा रुद्रमन के गिरनार पत्थर पर अंकित अभिलेख, ये भी आपके प्राथमिक हो जाएंगे ना, अभिलेख प्राथमिक है ना। किसी चीज की समीक्षा करना या संग्रह करना, जानकारी जुटाना, ये आपके द्वितीयक स्रोत होते हैं। इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का पहला वाला यहाँ पर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन कहता है, कक्षा में स्थानीय ज्ञान को समाविष्ट करने में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से मामले चिंता का विषय होने चाहिए। चिंता का विषय क्या होना चाहिए शिक्षक के लिए? आपको बताना है। स्रोतों की प्रामाणिकता होनी चाहिए, पाठ्यक्रम के लिए प्रासंगिकता भी होनी चाहिए, उदाहरणों की मात्रा, है ना, उदाहरण की मात्रा क्या होनी चाहिए? नहीं, कोई लिमिट नहीं, चाहे जितने उदाहरण दे दो। रुचि उत्पन्न करना भी होना चाहिए। सी को छोड़कर आपके सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। सेकेंड वाला ABD, सी को छोड़कर ABD इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आइए बात करेंगे यहाँ पर अगले क्वेश्चन की।
अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान शिक्षा के सही आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए गहन चिंता का विषय हो सकता है। यह होना चाहिए अधिगमकर्ता केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए क्या? पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित भी नहीं होना चाहिए, विद्या विशेष केंद्रित होगा या अधिगमकर्ता केंद्रित होगा। दो में से आपका एक होगा, उसमें भी आपको उपयुक्त वाला चुनना है ना। गहन चिंता का विषय हो सके वो वाला आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका अधिगमकर्ता केंद्रित, है ना, अधिगमकर्ता केंद्रित यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ गिविंग एन ओपन बुक टेस्ट इन सोशल साइंस। सामाजिक विज्ञान में खुली पुस्तक परीक्षा की क्या सार्थकता है। तो इसकी जो खुली पुस्तक की अगर मैं बात करूं जो कि विषय वस्तु को रटने से बच्चों को बचाती है, पहला वाला यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट मतलब कि दूसरा वाला राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन की। यहाँ पर क्वेश्चन कहता है हाशिए वाले समूह ने जिन मामलों का सामना किया है उन पर संवेदनशीलता और जागरूकता प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा कथन यहाँ पर सही हो जाएगा। हाशियाकरण में योगदान देने वाले कारकों की पहचान करने द्वारा सही होगा। विद्यार्थियों से हाशियाकृत समुदाय की पहचान करवाने द्वारा भी सही होगा। विवादास्पद मामलों को छोड़ देना, किसी भी मामलों को छोड़ना नहीं चाहिए, ना ही उससे बचना चाहिए। तो ये बात यहाँ पर गलत है। सी जिन में वो यहाँ से आपकी कटेगी, बचेगा पहला वाला जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा उदाहरण आप विज्ञापनों पर परिचर्चा में रूढ़िबद्ध लैंगिक चित्रण की श्रेष्ठ चुनौती देने के लिए देंगे। तो राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है क्या होगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एक कार बेचना में गाड़ी चलाती महिला जो कि रूढ़िबद्ध लैंगिक श्रेष्ठ चुनौती देती है, क्योंकि मैंने आपको ऊपर के क्वेश्चन बताया था लड़कियां भी कार चला लेती हैं जो कि रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देने वाला कार होता है। ये बात तो सही है, ठीक है ना, ये बात यहाँ पर सही है। ए तो आपका सही होगा ही, यहाँ पर ये दोनों हटेंगे यहाँ से। एक परिष्कृत तेल बेचान में खाना बनाता पुरुष ये भी लैंगिक रूढ़िवाद को चुनौती देता है, क्योंकि खाना हमेशा महिलाओं के द्वारा बनाया जाता है परंतु पुरुष भी खाना बनाते हैं जो कि लैंगिक रूढ़िवादिता को यहाँ पर तोड़ता है यानी कि चुनौती देता है। तो ए भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। एक डिटर्जेंट बेचना में कपड़े धोती महिला, कपड़े तो अक्सर महिलाओं के द्वारा ही धोए जाते हैं, ये महिलाओं के प्रति रूढ़िवाद धारणा है। वस्त्रों के बेचान में काम करती महिला, ठीक है ना। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का पहला वाला यहाँ पर हो जाएगा। चलिए बात करेंगे यहाँ पर अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता क्या है, कक्षा में अखबार पढ़ाने का उद्देश्य हो सकता है समाचार और रिपोर्ट के आधार पर विश्लेषणात्मक कौशल विकसित करना यहाँ पर हो सकता है। आगे यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन आ चुका है जो कि कहता है ग्रामीण स्कूल में पंचायती राज एवं ग्रामीण प्रशासन के थीम से परिचित करते समय विद्यार्थी के लिए सबसे उपयुक्त संदर्भात्मक अधिगम गतिविधि क्या हो सकती है। तो सबसे उपयुक्त गतिविधि क्या हो सकती है ग्रामीण के स्कूल में पंचायती राज व ग्रामीण प्रशासन को समझाते दौरान। तो कक्षा में अपने अनुभव को साझा करती हुई एक सरपंच यहाँ पर सबसे उपयुक्त आपकी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थी को शैक्षणिक रूप से शामिल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त होगा। बच्चे यहाँ पर कैसे हैं, दृष्टिबाधित हैं, बच्चों को दिखाई नहीं पड़ता है, तो सबसे उपयुक्त आपको क्या यहाँ पर शामिल करना चाहिए, ठीक है ना। मतलब कि क्या होगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। तो कक्षा को नियमित मौखिक संकेत देना यानी कि बोलना चाहिए तेज गति से, विद्यार्थियों को सोचने, कल्पना करने या उत्तर देने के लिए कहना चाहिए। तो थर्ड वाला यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है केवल श्रवण, इसलिए गलत है। जब कक्षा में पढ़ा रहे तो तब एक विद्यार्थी को देखभाल के लिए करना, ये भी गलत होता है। इस विद्यार्थी के लिए अलग अलग कोई नहीं, आपको समावेशी कक्षा में पढ़ाना पड़ेगा। तो थर्ड वाला यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर कहता है विद्यार्थियों को स्वच्छता कार्य पर अवगत और संवेदनशील बनाने के लिए आप शिक्षण किस तरीकों को अपनाएंगे, किस तरीकों को आप यहाँ पर अपनाएंगे स्वच्छता के कार्य से अवगत कराने के लिए। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा वही आपको बताना है। व्याख्या दोगे या प्रश्न नहीं, भूमिका निभाने व वाद विवाद,
बातचीत के लिए ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित करना जो यह कार्य करता हो सफाई वाला, सही है। वृत्तचित्र पर्दे पर दिखाना व परिचर्चा करना, सी डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए आइए बात करेंगे यहाँ पर अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्वकारियों को पढ़ाते हुए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? सिर्फ पाठ्य पुस्तक यहाँ पर गलत होगा। छात्रों में नेताओं के प्रति निराशा कटुता पैदा करनी चाहिए, नहीं करना चाहिए। सभी नेताओं के योगदान का गुणगान करना चाहिए। स्थानीय नेताओं के प्रासंगिक उदाहरण देना चाहिए। तो सबसे उपयुक्त आपका यहाँ पर कौन सा होगा? तो सबसे उपयुक्त होगा स्थानीय नेताओं के उदाहरण यहाँ पर देने चाहिए। फोर्थ वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन से तरीके कक्षा में समानता को बढ़ावा देने व प्रोत्साहित करने की जरूरी है? समानता को बढ़ाने व प्रोत्साहित करने में जरूरी है कक्षा में। समावेशी माहौल स्थापित करना चाहिए, सही हो जाएगा। अधिगम शैलियों और अक्षमताओं को समायोजित कर लेना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। दोनों सही यहाँ पर आपके हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन यहाँ पर कहता है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका पढ़ाने के लिए निम्न में से चित्र चर्चा शुरू करने के लिए उपयुक्त होगा। स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, सरकारी अस्पताल का दृश्य, एक मोहल्ले के साफ सफाई की स्थिति, पौष्टिक आहार युक्त एक थाली का चित्र। तो स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका को पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त चित्र कौन सा होगा? तो सबसे उपयुक्त चित्र यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा सरकारी अस्पताल का दृश्य हो जाएगा, पौष्टिक आहार युक्त एक थाली का चित्र हो जाएगा। साफ सफाई वाला नहीं यहाँ पर माना जाएगा, है ना, ये स्वच्छता से संबंधित है। आपको स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, AC यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड वाला इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कौन सा? नहीं, यहाँ पर एक मोहल्ले में साफ सफाई की स्थिति होगी तो ये भी स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका निभाएगी। तो तीनों यहाँ पर आपके राइट आंसर हो जाएंगे, तीनों हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है नीचे दिए गए दो कथनों पर ध्यान दें। सामाजिक विज्ञान मानवीय मूल्यों के निर्माण की आदर्श जिम्मेदारी वहन करता है, सही दिया गया है। सामाजिक विज्ञान के अध्यापन को विद्यार्थियों में विवेचनात्मक, नैतिक एवं मानसिक ऊर्जा को पैदा करने पर ध्यान केंद्रित की आवश्यकता है जिससे वे विद्यमान सामाजिक वास्तविकताओं से सजग रहें। दोनों सही यहाँ पर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 4 वाला यहाँ पर हो जाएगा। वीडियो यहीं तक है। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।